नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जैसे आपको पता है कि दोबारा जो है, जो रिटेल आउटलेट्स के जो एक अलॉटमेंट का प्रोसेस था वो बहुत तेज़ी से चालू हो गया है और बहुत तेज़ी से एलओआईज इश्यूज की जा रहे हैं, एनओसीज अप्लाई की जा रही हैं और एक प्रोसेस में जो है एक बहुत ही इस समय एक स्पीडी मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ रहा है, एनओसीज भी लानी पड़ रही हैं, बिकॉज अब जो ओएमसीज हैं वो भी अपने टारगेट्स मीट करना चाहती हैं, क्योंकि अब जो है कोविड का भी इम्पैक्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और जो है कई जगह पे इलेक्शंस थे वो इलेक्शंस भी हो चुके हैं, तो प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो एक किसान है दोस्तों, उनका अक्सर फ़ोन आता है कि उन्होंने जो है किसी तरीके से अप्लाई कर दिया था, लोगों ने उनको जो है एक थोड़ा आइडिया दिया, उनकी ज़मीन अच्छी लोकेशन पे थी, उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उनको, क्योंकि लोकेशन अच्छी थी, कंप्लायंसेस पूरे थे और उनको जो है एलओआई भी मिल गई। अब एलओआई मिलने के बाद अब उनको जो है एनओसीज का प्रोसेस उनका किसी तरीके से हुआ और कुछ एनओसीज भी हो गई हैं और अब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की बात आ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी मिलने के बाद। तो जब कंस्ट्रक्शन करने में फंड्स की शॉर्टेज है, किसान हैं, अब आपको तो पता है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, किसान हैं इंडिया में, जो छोटे किसान हैं, उनको किस तरीके से उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अक्सर वो फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या मैं किसी को पार्टनर बना सकता हूँ या किसी से पैसे लेके लगा सकता हूँ, बिकॉज जिससे भी वो पैसे मांगते हैं उनकी लिमिटेशंस है, जिससे भी वो पैसे मांगते हैं वो उनसे कहता है कि हमें थोड़ा इसमें शेयर दो, पार्टनरशिप दो। तो उनका ये है कि मैं कैसे करूँ, मतलब क्या मैं उसको पार्टनर बनाऊं या कैसे करूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, कई बार आता है मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं ओनरशिप ऑफ पेट्रोल पंप्स या रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग इसे कहते हैं, कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग पेट्रोल पंप को ओन कर सकते हैं और एक बार एलओआई जारी होने के बाद क्या बाकी बाहर के लोगों को उसमें जो है जोड़ सकते हैं, चाहे उनके फाइनेंशियल इनपुट्स लेने हो या उनको किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करना हो रिटेल आउटलेट में एज ए पार्टनर। तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो है आवश्यकता होती है और इसमें नॉर्म्स हैं, इसमें कुछ फॉर्म्स हैं जो भरने होते हैं, प्लस कुछ जो होता है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स फीस करनी पड़ती है, एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो हम इस टॉपिक में जो आपके कुछ क्वेश्चंस आए उनकी बात करेंगे और कोशिश कोशिश ये करेंगे कि आपके जो पूरी जो क्वेरीज रिकॉन्स्टिट्यूशन से बारे में आई हैं उनको जो है कुछ क्वेश्चंस में उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और कोशिश पूरी होगी उनका रिप्लाई दिया जाए। तो उनका ये कहना था कि क्या मैं किसी को पार्टनर बना सकता हूँ, अगर मैं कंपनी के सामने नहीं लाना चाहता तो क्या मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में, सीएफएस कैटेगरीज में भी एलओआई मिलती है, रिटेल आउटलेट्स बनते हैं, जनरल कैटेगरी में बनते हैं, ओबीसी कैटेगरी में बनती हैं। तो हम इन सब क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हम आपको, मेरी जो पर्सनल राय होगी मैं आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जो इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको जो एक आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन मिले और आप इसमें जो एक सही डायरेक्शन को पा पाए। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। तो दोस्तों जो किसान कॉल कर रहे हैं, क्या वो किसी बाहर वाले को अपने जो है उसमें पार्टनर बना सकते हैं, उनसे कुछ पैसे ले सकते हैं, कंपनी में जो एलओआई हुई है क्या उसमें उसका नाम पड़ सकता है। तो मैं इसको जो है थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो ऑयल कंपनीज में या फ्यूल स्टेशन के प्रोसेस में हो सकता है वो दो स्टेजेस में हो सकता है। एक तो एलओआई की स्टेज है, दूसरा जो कमीशन्ड डीलरशिप होती हैं 3 साल पूरे हो जाते हैं उस स्टेज में होता है। तो जो जनरल कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, जो ओपन कैटेगरीज होती हैं, उसमें आप एलओआई स्टेज पे जो है बाहर वालों को पार्टनर बना सकते हैं। उसमें जो है आप उनको मैक्सिमम 49% तक पार्टनर बना सकते हैं और 51 जो अलॉटमेंट होगा वो ओरिजिनल अलॉटी का ही होगा और या उनके लीगल हेयर्स का होगा या उनके फैमिली मेंबर्स का होगा। और जो एससी कैटेगरीज हैं दोस्तों, उसमें हम जो बाहर वाला है, आई मीन आउट ऑफ एससी कैटेगरीज, उसमें एलओआई स्टेज में हम केवल 25% तक ही बाहर वाले को पार्टनर बना सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले को। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें भी आप 49% तक मैक्सिमम बना सकते हैं एलओआई स्टेज।
तो इसमें जो लोग एज ए पार्टनर इंडक्ट होते हैं, जो नए लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो एलआई होल्डर का है। डीलरशिप्स की कंडीशंस होती हैं, एज होती है, नेशनैलिटी होती है, प्लस उसमें जो हमारी CC1 और CC2 कैटेगरी होती है उसमें कुछ एजुकेशन में और आपके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है। वही कंडीशंस लागू होती हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बट फैमिली यूनिट जो होती है उसमें उसको भी जो है उनमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फैमिली यूनिट क्या होती है वो भी आपको इंडियन लॉज के हिसाब से समझना होगा। जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, अनमैरिड होते हैं, किसी भी पेरेंट्स के वो पार्ट ऑफ द फैमिली होते हैं। जब वो मैरिड हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो जो होता है एक सेकंड फैमिली बन जाती है। तो यहाँ फैमिली का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई विडो है तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे हैं अनमैरिड हैं, वो पार्ट ऑफ द फैमिली माने जाएंगे। अगर वो मैरिड हो जाएंगे तो एक दूसरी फैमिली मानी जाएगी। तो यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को, डीलरशिप के क्या नॉर्म्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एलओआई स्टेज पे एक पार्टनर बनाने की बात हो गई, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने की, और एक कमीशन उसकी बात हो गई। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आप किसी भी बंदे को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, A1, B1, C1, D1, वो आपको भरने होते हैं। नॉन रिफंडेबल फ़ी देनी होती है, एप्लीकेशन फ़ी 25,000 की। प्लस जब आपका अप्रूवल हो जाता है OMC की तरफ से तो आपको उसमें जो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि सेम होता है जो एलओआई होल्डर ने दिया होता है। मेरे ख्याल से 50,000 से लेके 5 लाख तक वेरी करता है। 50,000 फॉर रूरल रिटेल आउटलेट एंड 5 लाख फॉर जो हमारे रेगुलर आउटलेट होते हैं। प्लीज़ आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। तो ये एक उसका बेसिकली प्रोसेस होता है। और इसमें जब कोई एलओआई विड्रॉ भी हो सकती है, अगर किसी एक के नाम से एलओआई है, वो किसी तरीके से रिज़ाइन कर देते हैं तो एलओआई उस केस में विड्रॉ हो जाती है। और इसमें जो होता है, जो कमीशन डीलरशिप होती है, उसमें 3 साल के बाद कोई भी जो जनरल कैटेगरी का बंदा होता है वो अपनी जो रिटेल आउटलेट है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकता है 100% जनरल कैटेगरी वाले को, और एग्जिट कर सकता है। और सिमिलरली जो एससी कैटेगरी वाला बंदा होता है वो 3 साल के बाद एससी कैटेगरी वाले को पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है और वो एग्जिट कर सकता है फुल्ली। वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो सेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और बाहर वाले को अगर करना है उसको ट्रांसफ़र एससी कैटेगरी वाले को, तो इवन आफ्टर 3 इयर्स कमीशन जो डीलरशिप होगी उसमें स्टिल वो 25% कर सकता है। 75% जो है इसमें शेयर जो है ओरिजिनल एलओआई होल्डर का ही रहेगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं किसी बाहर वाले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ बिना कंपनी को बताए। दोस्तों इसमें अगर आप कोई लिखित में कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी के साथ और आप उसको रजिस्टर कराते हैं तो दैट इज़ ए वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑयल कंपनी, और एलओआई के नॉर्म्स को भी जो है वो वायलेट करता है। इस पे कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। आप एटमोस्ट ये कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए जिसमें आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट म्यूचुअली अपना आप दोनों के बीच में हो, लेकिन फ्रंट पे एलओआई होल्डर ही प्ले करे। ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है इस रिटेल इंडस्ट्री में लोग चाहते हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी फंड करते हैं किसी रिटेल आउटलेट को या किसी तरीके का असिस्टेंस देते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उसमें पार्टनर बन जाएं और वो कंपनी के रिकॉर्ड नहीं बने, ओएमसी के रिकॉर्ड नहीं बने। तो उसका अपना प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है। और इसमें जो होता है, आपको अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाती हैं, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन अगर चेक हो जाता है, उसके बाद जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है मीटिंग करती है आउटगोइंग पार्टनर्स और इनकमिंग जो हमारे एलओआई होल्डर होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो लोग मालिक हैं, ओनर हैं, जो आउटगोइंग वाले हैं और जो इनकमिंग है, उनके बीच में एक मीटिंग होती है और ऑयल कंपनी जो है उसमें फाइनल करती है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये एक बहुत ही एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और इसके पूरा जो डेज हैं वो प्रेस्क्राइब हैं, वो आप देख लीजिएगा डीलरशिप के नॉर्म्स में। कंपनी को जो है मेरे को लगता है 4 मंथ में जो है इसको पूरे प्रोसीजर को फाइनल करना होता है, और ये इसमें डेडलाइंस है कितने दिन में एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होता है। अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो दे हैव टू गिव द रीज़न कि क्यों रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, इसमें एवरीथिंग इज़ वेल। तो इसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलओआई स्टेज है
उसमें एक बार केवल जो है आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, या आप जो है उसके ओनरशिप के उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और 3 साल बाद जो है पूरा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को बहुत समझना ज़रूरी है। कैसे में अप्लाई करें, इसमें ये बहुत समझना ज़रूरी है। इसमें एक फैसिलिटी जो होती है वो एक नॉमिनेशन की होती है। जनरल कैटेगरी में शायद इवन होता है एक फॉर्म, और जो दूसरी कैटेगरी होती है सी कैटेगरी, उसमें E2 फॉर्म होता है। अगर कोई LOI होल्डर उसमें जो है नॉमिनेशन की फैसिलिटी कर देता है OMC के रिकॉर्ड में, कि उसके बाद जो है किस तरीके से कोई अगर उसे कुछ हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल हेयर में किसको नॉमिनेट करना है, तो उसमें प्रोसीजर बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें बेसिकली जो नाम का ट्रांसफ़र है उसमें LOI स्टेज एंड कमीशन डीलरशिप, एंड अगर ओनर की कुछ हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, या वो कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैनेज कर पाए, उस कंडीशन में जो है लीगल हेयर्स को या फैमिली वालों को ट्रांसफ़र होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट ऑफ अदर्स को पार्टनर्स हैं LOI होल्डर्स, जो उसमें कॉमन है। तो इसको जो है अच्छे से समझ के जो है आप अपने को आप प्रोसीड कर सकते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि किसी भी पेट्रोल पंप को लगाने के लिए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, या चेंज ऑफ ओनरशिप की जो इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कुछ क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हुई होंगी। तो आप जो है कोई अगर आपकी फिर भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, उसको पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी एम्पावर कर रही है, प्लीज़ इसको लाइक करिए और उसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।